हाय, स्वागत है आपका चौथी क्लास में जीएस की। और आपको बता दूं ये क्लास आपके इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, यूपीपीएससी या ऐसे जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस आती है, हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी जो पिछली 3 क्लासेस है, जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले वो वाली क्लासेस देख लीजिएगा। और आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग भी नए हैं, बस उनको जल्दी से बताना चाहूँगा इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है या फिर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि देखो, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था हमारे संविधान में जिसमें हमारे संसद की जो सीट्स थी उन्हें बढ़ा के 545 कर दिया गया था, 545 सीट कर दी गई थी। ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान का जो 31वां संशोधन जो हुआ था, उसके तहत हमारे संविधान में, हमारे सदन में जो पार्लियामेंट होता है, उसमें सीट्स को बढ़ा के 545 सीट कर दिया गया था। जो कि पहले 525 सीट्स होती थी, उनको 20 सीट्स को बढ़ा के कर दिया गया था। और ये 1973 में हुआ था। ठीक है, तो इसका नोट आप लोग बना लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काटती है? और आपको बता दूं, ऐसी जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। देखिए, इस तरह की कुछ ये नदी दिखती है। और इस ग्राफ को, इस आप डायग्राम को देखिए। देखिए, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ कौन सी ऐसी नदी है जिसे इक्वेटर 2 बार काटता है, कौन सी ऐसी नदी है जिसे कैप्रिकॉर्न 2 बार काटता है, और कौन सी ऐसी नदी है जिसे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटता है। तो ये इसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और अपना नोट बना लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति किस चीज़ से इनमें से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, गुलाबी क्रांति आपकी संबंधित है प्याज से, झींगा से, और जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो कि औषधियाँ होती हैं, उनसे। बाकी मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया हुआ है पिछले वीडियोस में भी, तो इसका एक अच्छा नोट बना लीजिएगा कि कौन से कलर से कौन सी क्रांति जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये सारी चार्ट याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, प्याज, झींगा और जो आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स होता है, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे अनियन, और झींगे को हम बोलेंगे प्रॉन्स, और जो आपका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है उसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? औषधियाँ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो बाकी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में आपको आर्टिकल नंबर 14, 16, 17 के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ आर्टिकल नंबर 75 जो है वो ये कहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल चार्जर जो कि मेरा ख़राब हो गया है, और आईफोन के चार्जर बहुत बेकार होते हैं। मैं आपको बताऊं, आईफोन मत लीजिएगा कभी भी, बहुत ही बेकार है, इनमें कोई और लीड लगती नहीं है। खैर, तो अगला क्वेश्चन आपसे यही कहता है कि जो मोबाइल का चार्जर होता है वो किस तरह की मशीन होती है, किस तरह का उपकरण होता है? तो आपको बता दूं, इसका आंसर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर स्टेप अप होता तो आपका मोबाइल ब्लास्ट कर जाता, और अगर क्या कहते हैं, ये एक यूपीएस या फिर इन्वर्टर होता तो आपके मोबाइल को बिजली में लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, आपको मोबाइल को सॉकेट में लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, अपने आप से ही चार्ज कर देता, उसके अंदर बैटरी होती। हालांकि अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस होगा आपका क्या, जो आप लोग यूज़ करते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, पावर बैंक, बैटरी पावर बैंक। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन भले ही साइंस से है, लेकिन इसमें आप लॉजिक लगाओगे तब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। पूछा जा रहा है कि अगर वस्तु की मात्रा घटा दी जाए, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो क्वांटिटी है वो घटा दी जाए, तो इनमें से क्या उसका चेंज नहीं होगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा?
तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। देखिए उसका साइज भी कम होगा, उसकी हाइट भी कम होगी, उसका वेट भी कम होगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है, वो कम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा घनत्व, डेंसिटी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और इसमें पूछा गया है कि किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया था। तो स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, अपना राज्य। वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने 1905 में शब्द का पहली बार यूज करा था। हालांकि 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें सबसे पहले इस शब्द की जो मांग है वो रखी गई थी, कि उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नर बलि, कैनाबेलिज्म जो है, इसकी प्रैक्टिस किसने खत्म करी थी। देखिए कैनाबेलिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एक प्रजाति अपनी ही प्रजाति को मार के खाती है। अगर मान लीजिए शेर को मार के खाता है तो इसे हम कैनाबेलिज्म कहेंगे, अगर कौवा कौवे को मार के खाता है तो इसे हम कैनाबेलिज्म कहेंगे, अगर इंसान को मार के खाता है तो इसे हम कैनाबेलिज्म कहेंगे। तो कैनाबेलिज्म जो नर बलि है, इसकी प्रथा जो है किसने खत्म करी थी। देखिए इसे जो खत्म करने का श्रेय जाता है वो जाता है होल्डिंग फर्स्ट को, होल्डिंग प्रथम जी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा होल्डिंग प्रथम, ठीक। और इनको मेजर कैंपबेल ने नियुक्त किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दीवाने मुस्त खराज की जो स्थापना है वो किसने करी थी। आपको बता दूं भू राजस्व में सुधार के लिए इसकी स्थापना करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ये वाले नहीं, असली वाले अलाउद्दीन खिलजी जो इस तरह से दिखते होंगे, उनकी पेंटिंग है, फोटो तो खैर उस ज़माने में होती भी नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। और मैं एडिटर से बोलना चाहूँगा बॉलीवुड की पिक्चरें थोड़ी कम देखा करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है वो कौन सा होता है इनमें से। आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आपको ये एक चार्ट दिखा दूं, आप इस चार्ट में से जो है सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ लिखना है लिख लीजिएगा कि मानव शरीर में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में पाई जाती है, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, वो केमिकल जो नेम है वो क्या है। तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। और ये आप देख लीजिए विटामिन जो बी है उसके जितने भी टाइप्स हैं उनके जो रासायनिक नाम हैं और वो किस चीज़ में मिलते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये विटामिन मिलते हैं। आप इसकी एक फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर आपको विटामिन बी की कमी है तो आप इस खाने को लेके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा इनमें से तत्व है जो कि रक्त में नहीं पाया जाता है। आपको बता दूं तांबा जो होता है वो रक्त में पाया नहीं जाता है। और आपको ये बता दूं कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो कि रक्त में हमारे क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, ब्लड कॉम्पोजिशन क्या होता है, रक्त में कौन कौन सी चीज़ें किस मात्रा में पाई जाती हैं, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीगैरो का जो विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ था। आपको बता दूं 1801 से 1856 तक ये युद्ध चलता रहा था और ये हुआ था तमिलनाडु में। तो जब ये अंग्रेज आए, उन्होंने पॉलीगैरो का युद्ध किया तो वहाँ पे इन्होंने जीत हासिल करी और वहीं पे इन्होंने अपना सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पे आपको जो है कुछ क्रिश्चियंस जो जनसंख्या है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे फिर से इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से वो बहुत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से व्यक्ति थे इनमें से जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन में शामिल थे। तो उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मैं आपको बता दूं उन्हीं के साथ तेज बहादुर सप्रू जी भी ऐसे थे जो तीनों ही गोल मेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए थे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आप कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, RPSC हो, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप मान के चलो उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। आपको बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था और वो जो उनका गुलाम था, आप उसका नाम जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने देखा हो, तो उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये खुद गुलाम थे किसके, मोहम्मद घोरी के। तो इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, इनकी राजधानी थी लाहौर में। जी हाँ, भले ही इन्होंने दिल्ली में ये कुतुब मीनार बनवाई हो, लेकिन इनकी राजधानी लाहौर में थी, जो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। तो आपको बता दूं ये मेरे शहर लखनऊ में है, ठीक है। ये लखनऊ में जो है स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आप लखनऊ से ही बिलोंग करते हो तब तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको आता ही होगा कि लखनऊ अवध के, लखनऊ तो नहीं, उस ज़माने का अवध जो था, अवध के जो आखिरी नवाब थे वो कौन थे। तो अवध के आखिरी नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको एक कहानी बता दूं, जब अंग्रेज़ इन्हें पकड़ने आए थे तो सारे लोग भाग गए थे, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह जी जो थे वो नहीं जा पाए थे। तो अंग्रेज़ों ने उनसे पूछा कि आप भाग क्यों नहीं पाए, आप गए क्यों नहीं। जब आपको पता चल गया था कि हम आ रहे हैं तो आप भागे क्यों नहीं। तो नवाब वाजिद अली शाह जी ने कहा हमें, जी हाँ लखनऊ में हमें बोला जाता है, हम बोला जाता है, मैं नहीं बोला जाता। तो उन्होंने कहा कि हमें चप्पल पहननी नहीं आती है और जो हमारा सेवक है वो चला गया, भाग गया, इस वजह से हम चप्पल नहीं पहन पाए। इनके बारे में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। एक बार ये अपने बागीचे में टहल रहे थे और इन्होंने जो है पान खा रहे थे और पान खा के इन्होंने वहीं पे बागीचे में थूक दिया, ठीक। बहुत ही आपको अजीब सा और घिनौना लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि उनका जो सेवक है, कम से कम लोग तो ऐसा बताते हैं, ये सच है, मैंने तो नहीं देखा, कि उनका जो सेवक है उसने उसको चाट लिया क्योंकि उसमें से बहुत ही अच्छी, बहुत ही तेज़ खुशबू आ रही थी। और जब उसने चाटा तो वो चाटते ही बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हो गया, क्योंकि नवाब जो थे उनको बचपन से ही इस तरह का खाना दिया जाता था, इस तरह का उनका डाइजेशन था कि उनकी जो थूक थी वो तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। और आपको बता दूं कि उनको जो है चिकन और मटन जो दिए जाते थे उनको बचपन में पिस्ता और बहुत ही ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थी जो कि जब वो बड़े हो जाते थे तो उनको काट के नवाब साहब को खिलाया जाता था। तो इस तरह की उनकी कुछ डाइट थी। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं नवाब वाजिद अली शाह के बारे में जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपके कुकवेयर होते हैं, जो आपके नॉन स्टिक पैन होते हैं ना, नॉन स्टिक वाला जो आता है कढ़ाई, उनमें से किस चीज़ की उन बर्तनों में इनमें से किस चीज़ की ऐसी कोटिंग करी जाती है जिसकी वजह से खाना चिपकता नहीं है, नॉन स्टिक हो जाता है। तो आपने ऐड में ही, टीवी ऐड में सुना होगा टेफ्लॉन कोटिंग, ओरिजिनल टेफ्लॉन कोटिंग। तो टेफ्लॉन कोटिंग जो होती है, जो टेफ्लॉन एक चीज़ होती है वो उसकी कोटिंग करी जाती है ताकि खाना चिपके नहीं और कोई केमिकल भी खाने में ना आए, तो टेफ्लॉन कोटिंग उसमें की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि भारत में ऊन की, वूल की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करता है। तो आपको बता दूं राजस्थान हर साल तकरीबन 15 मिलियन टन, जी हाँ 15 मिलियन टन ऊन की जो प्रोडक्शन है वो करता है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हम पूछता है कि अमजद अली खां की जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो उसका सही आंसर है क्या, उसका सही आंसर है सारोद, ठीक है। और सारोद से जुड़े हुए और भी जो हमारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, उनका नाम है, मैं आपको बता दूं, अली अकबर खां,
अलाउद्दीन खां और बुद्धसेन गुप्ता। ये जो इम्पोर्टेंट नाम है ये सारोद से हैं, और बाकी आपको पता है कि इन चाचा के अब्बा जो हैं वो क्या बजाते थे। तो अब हमारा आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप सारे ही क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन करते रहिएगा, हमारी क्लास को लगातार फॉलो करते रहिए। YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।